11th क्लास बीएसटी में हमारा अभिप्रेरणा चैप्टर चल रहा था। हमने पढ़ा अभिप्रेरणा क्या होती है, साथ में हमने अभिप्रेरणा की तकनीकों के बारे में भी पढ़ा। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। हमारे अनेक विद्वानों ने, विचारकों ने, प्रबंध से संबंधित समाजशास्त्रियों ने अभिप्रेरणा से संबंधित कई प्रकार की विचारधाराएं प्रस्तुत करी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं में इब्राहिम मास्लो, मिंटर्सबर्ग, हर्ट्ज़बर्ग, मैक्स ग्रेगर, इनका नाम मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। आज हम अभिप्रेरणा की प्रमुख विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा मास्लो की आवश्यकता अनुरूप मानी जाती है, उस विचारधारा का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ बताया है, जिसमें इब्राहिम मास्लो ने अपनी विचारधाराओं को एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया है। पिरामिड के अंदर उसने नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके मनुष्य की आवश्यकताओं को क्रमबद्ध रूप से 5 भागों में विभक्त किया है। आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि 1, 2, 3 नंबर की जो विचारधाराएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसे निम्न स्तरीय आवश्यकताएं बताई है, और 4th और 5th नंबर जो टॉप में हमारे पिरामिड के अंदर सबसे ऊपर है, उसे उच्च स्तर की आवश्यकता बताया है। पिरामिड में जो आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया गया है, इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले क्रम की जो आवश्यकता है, जिसे हम शारीरिक आवश्यकता कह रहे हैं, उसको पिरामिड में नीचे दिखाया गया है। अर्थात मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। फिर आती है सुरक्षात्मक, जो क्रम में 2nd नंबर पर होती हैं, जो इससे कम होती हैं। फिर होती है सामाजिक आवश्यकताएं, फिर उससे कम अहंकारी, और सबसे लास्ट जो कि बहुत कम होती हैं, इसलिए उसको टॉप पे रखा गया है, और सबसे अंत में आवश्यकता उत्पन्न होती है। मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा का प्रतिपादन 1943 में इब्राहिम मास्लो द्वारा किया गया। इस विचारधारा की ये मान्यता थी कि कहते हैं कि मनुष्य की अत्यंत और अनंत आवश्यकताएं होती हैं, और मनुष्य इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है, और जब ये आवश्यकताएं उत्पन्न होती है और जब उनसे संतुष्ट हो जाता है, तो वह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। इब्राहिम मास्लो का मानना है कि मनुष्य की इन आवश्यकताओं को पहचानो और उन्हें अगर संतुष्ट कर दो, तो आप अपने चाहते हुए वांछित कार्यों को उनके द्वारा संपन्न करा सकते हैं। उनका ये मानना है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, परंतु ये असीमित आवश्यकताएं एक साथ उत्पन्न नहीं होती हैं। कुछ आवश्यकताएं तीव्र गति की होती हैं और कुछ आवश्यकताएं कम तीव्र होती हैं। इसीलिए उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर एक क्रम में वर्गीकृत किया है। इस क्रम के अंदर मनुष्य की उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं। आइए हम पढ़ते हैं मनुष्य की आवश्यकताओं को इब्राहिम मास्लो ने इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले क्रम में जो आवश्यकता आती है, उसका नाम है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता क्या होती है? इस श्रेणी के अंदर मनुष्य की अस्तित्व को, यानी मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि मानना है कि मनुष्य का जीवन रोटी, कपड़ा, मकान, आराम के लिए नींद और काम को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये सारी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, सर्वाधिक आवश्यकताएं होती है, प्रभावशाली और शक्तिशाली आवश्यकताएं मानी गई है। ये सभी आवश्यकताएं संतुष्ट करके हम मनुष्य को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विप्रेरित कार्य करने के लिए कर सकते हैं, परंतु जैसे ही इन आवश्यकताओं को हम संतुष्ट कर देते हैं, मनुष्य अभिप्रेरित होना बंद हो जाता है। अब उसको दूसरे क्रम की आवश्यकताएं जो होती हैं, वह उसे अभिप्रेरित करती है। ये आवश्यकताएं मात्रा में सबसे ज़्यादा होती हैं, और ये आवश्यकताएं एक बार ख़त्म होती है, फिर पुनः वापस
उत्पन्न भी होती है, यानी ये आवश्यकताएं जीवन पर्यंत बनी रहती है। जैसे कि रोटी की भूख लगती है, आप खाना खाते हैं और भूख समाप्त हो जाती है, फिर आपको कोई कितना भी खाना दिखाए आप अभी प्रेरित नहीं होंगे, लेकिन 4 घंटे बाद फिर आपको भूख लगेगी, फिर वही रोटी आपको क्या करेगी, कार्य करने के लिए आवश्यकता के रूप में होगी, और जब आपको उसकी आवश्यकता होगी तो रोटी मिलेगी तो आप काम करने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार से इस आवश्यकता को क्रम में सबसे पहले रखा गया है। फिर आती है सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उत्पत्ति शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के पश्चात होती है। जब हम रोटी, कपड़ा और मकान से संतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य का ध्यान अपनी भावी जीवन की सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक संकट से भय की ओर जाता है। सुरक्षा का अभिप्राय क्या है? आर्थिक और भौतिक सुरक्षा से। भौतिक सुरक्षा, चोर उचक्का से डरना, हवा पानी बाढ़ से डरना, आग से बचना। आर्थिक सुरक्षा जो कि होती पैसों से संबंधित सुरक्षा, तथा ये मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य जो है इन दोनों प्रकार की से सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है और चिंता और भय से मुक्त रहना चाहता है, क्योंकि जब चिंता और भय से मुक्त होते हैं तभी आप क्या करते हैं, अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं। इन आवश्यकताओं में मैंने आपको बताया भौतिक सुरक्षा जैसे दुर्घटना है, आक्रमण है, बीमारियां हैं, चोर उचक्का है, मारधाड़ है। और आर्थिक सुरक्षा में जैसे आवश्यकता होती हमें कि हम अपना क्या करा लें, आय का साधन जीवन पर्यंत बना लें, बीमा, पेंशन, भविष्य निधि आदि ले लें ताकि हमारा जीवन क्या हो, सुरक्षित हो। इस प्रकार हम आजीवन सुरक्षित रहने की बात इन आवश्यकताओं के अंदर। तो मनुष्य की अगर सुरक्षात्मक आवश्यकताओं जो कि शारीरिक आवश्यकताओं के बाद उत्पन्न होती है, उन्हें पहचान कर उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जब ये आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तो मनुष्य की तीसरी आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं स्नेह, अपनत्व या सामाजिक आवश्यकता। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में सम्मानपूर्वक रहना चाहता है, अर्थात वह समाज में लोगों से मिलना जुलना चाहता है, मान सम्मान, स्नेह, प्यार, मित्रता चाहता है। कहते हैं ना कि सामाजिक प्राणी है कि तुम मेरे सुख दुख में काम आए और हम तुम्हारे सुख दुख में हैं, तुम मुझे कुछ सुनाओ मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं। इसी सामाजिक आवश्यकता कहते हैं। और इन आवश्यकताओं को संतुष्ट कर कर मनुष्य को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं सामाजिक प्राणी है तो वह चाहता है कि मेरे भी मित्र हों, मैं भी किसी के घर जाऊं, वो भी मेरे घर आए, मैं उसे अपनी शादी में बुलाऊं, मैं उनके यहाँ शादी में जाऊं, वो मुझे उपहार दे, मैं उन्हें उपहार दूं। तो ये सारी ऐसी आवश्यकताएं होती है, समाज में लोग मुझे जाने पहचाने। तो ये आवश्यकताएं जब मनुष्य अपनी शुरू की 2 आवश्यकताएं पूरी कर लेता है तब जागृत होते। कहते हैं ना कि पहले तो हम रोटी कपड़े के जुगाड़ में ही लगे रहते हैं, जब रोटी कपड़ा मिलने लग जाता है तो हम सुरक्षात्मक कि भाई हम सुरक्षित हो लें, और जब हम सुरक्षित हो जाते हैं तो हमको लगता है नहीं अब हम समाज में रहते हैं तो हमारा मेल जोल बढ़े, समाज के लोग हमारे आए जाएँ, हम उनके यहाँ जाएँ, वो हमें चाय पे बुलाए, हम उसको जाए। आप लोग सभी जानते हैं कि आवश्यकताएं हैं जो क्रम में ही बढ़ती है। आप लोगों ने एक बहुत फेमस फिल्मी गाना सुना होगा, गरम चाय की प्याली हो, सलमान खान का एक बहुत बढ़िया गाना है, बहुत सटीक बैठता है कि कहते हैं ना गरम चाय की प्याली हो, फिर चाय की प्याली मिल गई तो कहते उसको पिलाने वाली हो। मतलब आप देखिए एक आवश्यकता संतुष्ट हो रही है तो दूसरी जागृत हो रही है। तो ये क्रम मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं की पहचान कर पर उस पर बहुत अध्ययन करके बनाया। तो अब जब हमने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, तो हम एक सामाजिक प्राणी है, तो हमने कहा नहीं जी हमें तो समाज के अंदर भी अपना नाम कमाना है, मिलना जुलना है, हम भी लोगों के घर आए जाए। तो ये आवश्यकताएं उत्पन्न हुई। तो इस आवश्यकताओं को अब आप संतुष्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि उसको भी प्रेरित कर सकते हो, अन्यथा क्या होगा कि वह
आपसे दूर भागने लग जाएगा, काम से दूर भागने लग जाएगा, भागेगा नहीं तो कार्य में बाधा उत्पन्न करने पड़ेगा। मतलब आपके प्रति जो उसका सकारात्मक रुख होगा वह क्या होगा, विरोधी हो जाएगा, विरोधी दृष्टिकोण को अपनाने लगेगा। इस प्रकार से ये तीसरी आवश्यकता मनुष्य को क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। फिर आती है हमारी क्रम में चौथे नंबर की आवश्यकता, जिसे हम कहते हैं स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकता। मास्लो ने आवश्यकताओं को दो प्रकार की बताया। एक तो होती है आत्मसम्मान की आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता होती है दूसरों में सम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान की आवश्यकता क्या है, जो मानव को स्वयं की दृष्टि में कहते हैं ना, आत्मविश्वासी, आत्मसक्षमता, आत्मनिर्भरता, आत्मविकास, उपलब्धियां, व्यक्तिगत शक्ति की आवश्यकता। और दूसरों के अंदर सम्मान पाने की आवश्यकता क्या होती है, जिसमें हम दूसरों की नज़रों में अपना गुडविल बनाएं, उनके बीच प्रतिष्ठा मिले, उनका ध्यान आकर्षित हो, इज्जत मिले, प्रशंसा मिले। ये सारी होती है दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। ठीक है, व्यक्ति की इन आवश्यकताओं को अगर हम पहचान लें कि इसको किस तरीके से संतुष्ट किया जा सकता है, तो उन्हें संतुष्ट करके हम अपने कार्यों के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। परंतु इनमें से कुछ आवश्यकताएं तो क्या होती है, संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन संभव है कि कुछ आवश्यकताएं जीवन पर्यंत संतुष्ट नहीं होती। हर मनुष्य के अंदर होता है कि मुझे मान सम्मान मिले, तो वो कोशिश भी करता है कि वह कार्य करता है कि मुझे मान सम्मान मिले, लेकिन कई बार होता है हमारी कोशिशें हम कितनी भी करते हैं पर हम दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते। इसीलिए ये आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष योग्यता और क्षमता रखने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। सामान्य व्यक्ति आवश्यकता की असंतुष्टि ही रहती है, अर्थात उसे वह संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि में विशेष दक्षता प्राप्त व्यक्ति कर पाना, मतलब कि हम चाहते हैं हमें भी मान सम्मान मिले, हमें इनाम मिले, लेकिन हमें इनाम तभी तो मिलेगा, प्रशंसा ताली तभी तो मिलेगी जब हम उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। तो हम कोशिश करते हैं, इसलिए कई लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है पर कई लोगों की इच्छा ये पूरी नहीं होती है। फिर आती है हमारी सबसे आखिरी क्रम में आवश्यकता, जिसको हमने नाम दिया है इब्राहिम मास्लो ने आत्म विकास की आवश्यकता। ये आवश्यकताओं के क्रम में अंतिम आवश्यकता, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति में एक सहज एक इच्छा होती है, यानी उसकी अभिलाषा होती है कि वह जो कुछ वो बनना चाहता है वह बन जाए। अर्थात इसका अभिप्राय है कि एक व्यक्ति की क्षमताओं को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह से इसका मतलब होता है। जैसे कि हमने देखा कि एक चित्रकार क्या चाहता है कि मैं इतनी खूबसूरत चित्रकला बनाऊं, उसमें निपुण हो जाऊं। एक संगीतकार क्या चाहता है, संगीत कला में निपुण हो जाऊं। उसी प्रकार एक कवि कविता लिखने या विशेषज्ञ बनना चाहता है। एक अभिनेता टॉप क्लास का अभिनेता बनना चाहता है। अर्थात उसके अंदर क्षमताएं जो छुपी हुई होती हैं, उन शक्तियों का और योग्यताओं का प्रयोग कर कर वह कुछ बनना चाहता है जिसका लक्ष्य उसके सामने होता है। यानी कहते हैं ना, इच्छाओं का सर्वोपरि टॉप शिखर पर पहुंचना। तो ये आवश्यकता उसे अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उसे संतुष्ट करके वह प्रसन्न होता है। इस प्रकार से मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को एक क्रम में बांटा और बताया कि हर आवश्यकता एक क्रम के बाद दूसरे क्रम से तीसरे क्रम में बढ़ती चली जाती है। पहली आवश्यकता संतुष्ट होती है, तब दूसरी आवश्यकता जागृत होती है, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और सबसे अंतिम आत्मविकास की जो है वो उन्होंने उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में रखा है। ज़्यादातर मनुष्य अपनी पहली, दूसरी, तीसरी आवश्यकताओं में, जिसे हम निम्न स्तर की आवश्यकताएं भी कह सकते हैं, वहीं पर उलझा रहता है। लेकिन जब वो प्राप्त कर लेता है तो ऊपर की दो उच्च स्तरीय आवश्यकताएं भी जन्म लेती है, जिसे पहचान कर उसे अगर संतुष्ट कर दिया जाए तो मनुष्य कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है।
अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो एक शारीरिक आवश्यकता में मनुष्य क्या चाहता है कि उसको वेतन मिलता रहे ताकि रोटी कपड़ा और मकान हो। फिर सुरक्षात्मक कि सैलरी ही नहीं, सैलरी के साथ में उसे क्या मिलता रहे, पेंशन मिल जाए ताकि उसकी नौकरी में स्थायित्व हो जाए, ताकि उसका क्या बना रहे, जीवन में सुरक्षा बनी रहे। फिर जब उसको संगठन में सैलरी मिलने लगी, उसको परमानेंट कर दिया जाता है, उसको पेंशन पीएफ वगैरह देने लग जाते हैं, तो वो क्या सोचता है कि नहीं, मुझे मान सम्मान भी तो मिलना चाहिए, मैं भी कर्मचारियों के संग में सम्मिलित हूँ, मेरे भी कर्मचारी यार दोस्त बने, सबसे मैं मेल जोल बढ़ाऊँ, मुझे भी क्या मिले, मान सम्मान मिले। तो वो क्या करता है, तीसरी उसकी उच्च स्तर की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि वह क्या करता है, प्रशंसा पाने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता, यार दोस्त बनाने में, अपना कर्मचारियों के संग में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित होने लगता है। फिर उसकी आवश्यकता होती है कि मैं उच्च पद पर जाऊं, मुझे भी मान सम्मान मिले, इनाम मिले, तमके मिले, मेरी भी जगह जगह प्रशंसा की जाए, तो ताकि मैं भी एक संस्था का महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाऊं। और पांचवी आवश्यकता कि मैं टॉप में चला जाऊं, यानी जो बनना चाहता है वो बन जाऊं। इस प्रकार संगठन के कर्मचारियों से लिंक भी कर सकते हैं हम इस बात को, और मनुष्य की आवश्यकताओं के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। अगली विचारधारा हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ज़बर्ग की द्विघटकीय विचारधारा। द्विघटकीय विचारधारा क्या है? हर्ज़बर्ग ने 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हर्ज़बर्ग तथा उसके सहयोगी ने एक कंपनी के अंदर कार्य करने वाले 200 इंजीनियर्स की और लेखापालों की कार्य प्रवृत्ति पर अपने प्रयोगात्मक शोधों का परिणामों से इस विचारधारा का प्रतिपादन। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर कार्य से असंतुष्ट होता है तो उसका कारण होता है वहाँ का, जहाँ पर वो कार्य कर रहा होता है, उसका वातावरण। हर्ज़बर्ग ने वातावरण के घटकों को दो अलग अलग नामों से संबोधित किया। वो नाम थे, एक तो था आरोग्य एवं स्वास्थ्य घटक और दूसरा था अभिप्रेरक घटक। आरोग्य और स्वास्थ्य घटक क्या होते हैं? आरोग्य या घटकों के अंदर का अभिप्राय ऐसे घटकों से लिया जाता है जो कर्मचारी के संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हैं और उन्हें असंतुष्ट होने से रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। इन घटकों की अनुपस्थिति में कर्मचारी के अंदर क्या पैदा होती है? असंतुष्टि पैदा होती है। और इसकी पहचान के लिए हर्ज़बर्ग ने बताए निम्नलिखित घटक जो कि उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं। कहते हैं कि संस्था की नीतियां हैं, अगर वह सही नहीं होगी तो मनुष्य क्या होगा? असंतुष्ट हो जाएगा। अच्छी कार्यदशा ही नहीं होगी, संस्था का प्रशासन अच्छा नहीं होगा, परीक्षण करने का तरीका सही नहीं होगा, वेतन मजदूरी सही नहीं होगी, अनुषंगी लाभ नहीं मिलेंगे, कार्य सुरक्षा नहीं मिलेगी, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं होंगे। इन घटकों की अनुपस्थिति अगर कर्मचारियों में होगी तो कर्मचारी क्या होंगे? असंतुष्ट होंगे और वह उसे असंतुष्ट होकर कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने लगेंगे। तो ऐसे घटकों को उन्होंने नाम दिया स्वास्थ्य या आरोग्य घटक। ठीक है, अब आता है दूसरा घटक जिसे उन्होंने बोला अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक का अभिप्राय ऐसे घटकों से होता है जो कर्मचारियों को कार्य करने के कर्मचारियों के कार्य से संबंधित होते हैं, जो वातावरण में उपस्थित होते हैं और कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसे बढ़ाते हैं और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ऐसे घटकों के अंदर आती हैं अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां, मान सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति और कार्य की प्रकृति। हर्ज़बर्ग की विचारधारा के अनुसार आरोग्य घटकों से संस्था अधिक प्रभावित होती है, इससे संगठन में अच्छा वातावरण का निर्माण होता है और व्यक्ति की योग्यताओं को प्रभावित किया जा सकता है। ये घटक कर्मचारी की कार्यक्षमता को मेंटेन रखते हैं, इसलिए इन्हें अनुरक्षक तत्व भी कहा गया है। हर्ज़बर्ग ने बताया है कि
हमारे आरोग्य एवं स्वास्थ्य घटक, जिसे हमने अनुरक्षक तत्व भी कहा है, इस तत्वों को पहचान करके हम अगर संस्था के अंदर अच्छा वातावरण पैदा करेंगे तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में और अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। और अभिप्रेरक तत्व से व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। जो हमने दूसरे तत्व बताए इन्होंने अभिप्रेरक, इनसे हम क्या कर सकते हैं कि अभिप्रेरक तत्वों से ही कर्मचारियों को, व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। स्वास्थ्य तत्वों से उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमने आज 2 विचारधाराओं का अध्ययन किया। हम आगे की विचार